हेलो एंड वेलकम टू डिटेक्ट यूपीएससी। डिटेक्ट यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि अपन ने कहा था, आरएएस के नोटिफिकेशन आने के बाद जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होंगे उनके कुछ एक टॉपिक की क्लासेस अपन यूट्यूब पे लेंगे और उनका जो क्लासेस का पीडीएफ होगा अपने टेलीग्राम चैनल डिटेक्ट यूपीएससी पर अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर अपन जो भी क्लास लेंगे उनका चैनल, उनके पीडीएफ और अदर कोई भी पीडीएफ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे वो अपने टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। अपना टेलीग्राम चैनल कौन सा है? डिटेक्ट यूपीएससी, और इसी नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। तो क्लासेज की सीरीज में अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड, हाउ मेनी मीटिंग्स वर हेल्ड। तो अपने संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितनी बैठकें हुई, कौन सी बैठक कब हुई, कितनी प्रकार की समितियां बनी, किस तरीके के निर्णय लिए गए, ये सब अपन देखेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपने लिए जरूरी है कोई भी चीज देखे तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले पढ़े। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर, तो संविधान सभा का जो सबसे पहले विचार रखा था वो किसने रखा था? एम एन रॉय ने रखा था। कब रखा था? 1934। एम एन रॉय से पहले अपन और भी बैक में जाएं तो अपने 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के बारे में बात की थी। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी बोला था ये चीज, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी इसके बारे में कहा गया था कि इंडिया के लिए एक संविधान सभा हो। तो वो सब ना देखते हुए अपन देखते हैं कि जहां से अपने संविधान सभा बनाने की मांग सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से रखी गई, तो वो टाइम था 1934। एम एन रॉय ने जब इसके बारे में पहली बार विचार रखा। एम एन रॉय के विचार के बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली, मतलब आधिकारिक रूप से कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और वो ही आगे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, इंडिया से रिलेटेड रूल्स बनाए। क्योंकि उससे पहले आज तक अपने रूल्स जो भी बनते थे वो कहाँ से बन के आते थे? ब्रिटेन से बन के आते थे, जिसको अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते थे। जैसे अलग अलग टाइम पे आए, ठीक है ना, वो चीज 1909 हो गया, 1919 हो गया, 1935 हो गया। तो इंडिया वालों ने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि अपने लिए जो संविधान बनेगा हम इंडियंस लोग ही बनाए, तो इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐसा पहली बार ऑफिशियली कब बोला था? 1935 में। उसके बाद अगर देखें तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि भारत की जो संविधान सभा बनेगी वो किस आधार पर हो? वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजीज। एडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन्स कि जो संविधान सभा बनेगी उनके लिए प्रॉपर तरीके से वोट हो, उससे चुनकर जो लोग आएंगे वो आगे जाके संविधान सभा का निर्माण करें और वही संविधान सभा डिसाइड करे कि इंडिया के लिए किस हिसाब से रूल्स बनाने हैं और किस हिसाब से नहीं बनाने हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो मांग की थी उसमें बोला था जो संविधान सभा होगी वो किस आधार पर होनी चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली बोला था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑफिशियली जो अपन बात कर रहे हैं वो चीज, ठीक है ना। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला। उसके कुछ टाइम बाद ही 1939 में अपन सबको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ब्रिटिशर्स को इंडियन ट्रूप्स की बहुत ज्यादा नीड थी, इंडियन मैन फोर्स की बहुत ज्यादा नीड थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश ने अगस्त थॉपर 1940 में इंडिया के अंदर भेजा था और उसमें इंडिया के लिए संविधान सभा की मांग की जो डिमांड थी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। तो कुछ हद तक ये चीज आईएनसी ने भी मान ली थी और मुस्लिम लीग ने भी मान ली थी, और ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हम भारत के लिए संविधान सभा की बात को अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं और बाद में इसको देखेंगे। लेकिन 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स अलग प्रोविजंस के साथ इंडिया में आते हैं और वो बोलते हैं कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इंडिया में संविधान का निर्माण होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अकॉर्डिंग होगा, वो बनाएंगे। लेकिन इस चीज को कांग्रेस ने तो सपोर्ट कर लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, लेकिन मुस्लिम लीग ने ये चीज रिजेक्ट कर दी कि भाई ऐसा हम नहीं होने देंगे। ठीक है, इन सब चीजों को धीरे धीरे होते होते
मुस्लिम लीग ने ये मांग रिजेक्ट की कि हमारे क्यों क्यों रिजेक्ट की थी? क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए भी संविधान बने, सिर्फ इंडिया के लिए ना बने। इंडिया के 2 पार्टीशन हो, उसमें से एक हम अपने कंट्री पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान बने। तो सर स्टीफर्ड क्रिप्स के मिशन को जब मांग आई थी प्रोविजंस लेकर के कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान का निर्माण करेंगे, उसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग के रिजेक्ट करने के बाद 1942 के बाद जैसे ही अपना वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इंडिया में एक मिशन आता है जिसको अपन बोलते हैं कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य होते हैं। उन 3 सदस्यों का मेन काम होता है कि इंडिया के अंदर संविधान का निर्माण कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इनके बारे में पूरे प्रोविजंस देने। तो कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था तो उसके 3 सदस्य थे। अपने लिए जरूरी है कि उन सदस्यों के नाम याद रखना। क्या क्या नाम थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, क्या नाम? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो अपने 1942 में ऑलरेडी आ चुके थे। ठीक है ना? तो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आता है जिसके सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं। और वो बोलते हैं कि हम जो मुस्लिम लीग मांग कर रही है कि हमारे लिए अलग से संविधान सभा होनी चाहिए, वो 2 संविधान सभा की मांग को रिजेक्ट करती है। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड वाज रिजेक्टेड बाय कैबिनेट मिशन एंड वो बोलते हैं कि हम अपने कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार इंडिया के अंदर चुनाव कराएंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जुलाई अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के लिए सीटें डिवाइड होती है। कितनी सीटें डिवाइड होती है? 389। तो उसका अगर अपन कॉम्पोजिशन देखें कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946। कितनी सीट्स? 389 सीट्स का कंपोजिशन होता है। 389 जो सीट्स होती हैं उसमें से उनको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ये ऑलरेडी 2 तरीके से डिवाइड होकर आती है। 380 सीट्स में से ब्रिटिश भारत के लिए कितनी सीटें जाएगी? 296। और प्रिंसली स्टेट है जिसको अपन उस टाइम के देसी रियासतें थी जितनी भी, उनके लिए कितनी सीट रिजर्व करेगी? 93 सीट्स रिजर्व की गई। तो ब्रिटिश भारत की जो 296 सीट्स थी उनका जो इलेक्शन था वो कैसे हुआ? वो इलेक्टेड के द्वारा बोला गया कि यहाँ से जो भी लोग चुने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए उनका इलेक्शन होगा। और हर 10 लाख पॉपुलेशन पर, कितनी? 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट रिजर्व की गई, जिसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? मुस्लिम्स, मतलब उनका एक अलग से रिजर्वेशन भी था। मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल के अंदर वो सब आ जाएंगे, SC ST अदर जो भी चीजें अपन देखेंगे वो किसके आ जाएंगे? जनरल। तो उन्होंने 3 चीजों में डिवाइड करते हैं, मुस्लिम, सिख एंड जनरल में कितनी सीटें रखी? 296 सीट्स रखी। और पीछे 93 सीट्स जो थी वो कहाँ किनके लिए थी? देसी रियासत मतलब प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी। और यहाँ से जो भी मेंबर आएंगे वो कैसे थे? नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मीन्स वहां के जो भी राजा महाराजा थे इन मेंबर्स को वो खुद चूज करेंगे, मतलब एक तरीके से नॉमिनेट करके भेजेंगे वो। और यहाँ पे इलेक्शन के द्वारा इलेक्टेड होंगे कि उसी कम्युनिटी के लोग, जो सीट अगर मुस्लिम के लिए रिजर्व है, सिख के लिए रिजर्व है, जनरल के लिए रिजर्व है, तो उसी कम्युनिटी के लोग इसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे, वो वोट करेंगे। ठीक है? तो इनके लिए जो चीज रखी गई थी कि कितने पॉपुलेशन पे एक सीट होगी, तो 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट का प्रोविजंस रखा गया था। तो ब्रिटिश भारत के लिए जो 296 सीट्स रिजर्व हुई थी उसमें से जो गवर्नर प्रोविंस थे, जितने भी गवर्नर प्रांत थे, उसके लिए 292 सीट्स थी। और रिमेनिंग 4 सीट्स किसके लिए थी? अपने जो चीफ कमिश्नरेट थे उस टाइम के उच्चायुक्त। तो उस टाइम भारत में 4 उच्चायुक्त थे चीफ कमिश्नरेट। कौन कौन से? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग। दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा कहाँ है? राजस्थान के अंदर। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटका के अंदर। और बलोचिस्तान जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर है। ये उस टाइम के 4 चीफ कमिश्नरेट थे। इनके लिए 4 सीट रिजर्व की गई। कितने में से? 296 में से। 296 में से 4 सीट यहाँ और 292 सीट्स किसके लिए? गवर्नर प्रोविंस। ये कितने थे टोटल? टोटल 11 गवर्नर प्रोविंस थे, इनके लिए सीट्स रिजर्व की गई थी। जो इलेक्शन हुआ था तो अपन ने एक बोला था एक सीट कितने पॉपुलेशन पर रिजर्व की गई थी? 10 लाख पॉपुलेशन पर। और इनका जो इलेक्शन का प्रारूप था कैसे? अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति। अपने इलेक्शन के 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम वाला, जो अपने इंडिया के अंदर अभी प्रेसिडेंट और राज्यसभा सीट्स के लिए होता है। और दूसरा होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये 2 इलेक्शन के टाइप होते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है।
अगर आप लोगों को कभी डिमांड होगी तो अपन इनके ऊपर एक अलग से यूट्यूब पर वीडियो बना के इसके बारे में समझ लेंगे। ठीक है, अपन को अभी इतना याद रखना है कि एक सीट 10 लाख पॉपुलेशन के लिए संविधान सभा के लिए रिजर्व की गई थी और वोटिंग पैटर्न था वो कैसा था, अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखो कि प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें, वो तो कैसी थी, नॉमिनेटेड, और जो ब्रिटिश भारत के थे सीटें 296 वो कैसी थी, इलेक्टेड। तो मतलब पार्शली तो इलेक्टेड हो गए, ये जितने भी मेंबर्स आएंगे 389 मेंबर्स जो होंगे उसमें पार्शली तो इलेक्टेड हो गए, कौन से, जो गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर वाले थे, और पार्शली नॉमिनेटेड हो गए, कौन, जो अपने देसी रियासतों के थे। ये चीज ध्यान रखना कि अपने संविधान सभा के लिए जो इलेक्शन हुआ था कैसा था, पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। तो अपन इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इसके लिए प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो अलग अलग वर्ग के लिए, अलग अलग सेक्शन के लिए, ब्रिटिश गवर्नर के लिए अलग, देसी रियासतों के लिए अलग। तो ये अपना पूरा इलेक्शन किस बेस पे था, पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। जब ये इलेक्शन हो गए थे जुलाई अगस्त 1946 के अंदर, इसी इलेक्शन के बेस पे किसका निर्माण होना था, अपनी संविधान सभा का निर्माण। ठीक है ना, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो इलेक्शन के रिजल्ट में एक चीज रही थी, जुलाई अगस्त 1946 में इसका इलेक्शन हो गया था। उस इलेक्शन के टाइम जो परिणाम आया था उस रिजल्ट के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, 208, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स और इंडिपेंडेंट ने 15 सीट जीती थी। ये जब संविधान सभा के चुनाव का रिजल्ट आया तो आईएनसी ने 208, मुस्लिम लीग 73 और इंडिपेंडेंट ने 15 सीट जीती। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का हिस्सा होने से मना कर दिया और उन्होंने इसका बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर लिया था और प्रिंसली स्टेट थे वो तो उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो अपने आप को पहले ही बाहर कर दिया कि हम अपने किसी भी मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि संविधान सभा के चुनाव जब जुलाई अगस्त 1946 में हुए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीट पे, मुस्लिम लीग 73 सीट्स पे और 15 सीट्स पे इंडिपेंडेंट जीते थे। और जो मुस्लिम लीग जीत के आई थी उन्होंने संविधान सभा में हिस्सा लेने से मना कर दिया था और उन्होंने बाद में संविधान सभा का बॉयकॉट कर लिया था। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा था। ठीक है, तो जब इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम की लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, कृष्णमाचारी, मुंशी, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, सबने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन दो पर्सनैलिटी, जैसे एक महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने इलेक्शन नहीं लड़ा था। किस किसने, महात्मा गांधी और जिन्ना। महात्मा गांधी और जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ा था। ठीक है ना, और ना ही वो संविधान सभा में इंक्लूड थे, जो उस टाइम के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में थे। ठीक है, तो ये अपना हो गया इलेक्शन के बारे में। वर्किंग जैसे कैबिनेट मिशन के बाद जो इलेक्शन हुआ, कितनी सीटों पे लड़ा गया, प्रिंसली स्टेट के लिए कितनी रही, रियासतों के लिए कितनी रही, गवर्नर प्रोविंस कितने थे, 4 चीफ कमिश्नरेट थे तो वो कौन से थे, उनके लिए कितनी सीट रिजर्व रखी गई थी। ठीक है, इलेक्शन किस हिसाब से हुआ था, कितनी पॉपुलेशन पे कितनी सीट्स दी गई थी, ये सारी चीजें अब अपन इसको देखते हैं कि अपना जो संविधान बन गया था, संविधान बनने के बाद जो कैसे इसने काम किया, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शन के बाद अपनी संविधान सभा का निर्माण किया गया। जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो संविधान सभा की पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो गए थे, उसके बाद कांग्रेस 208 सीटें जीतती है, मुस्लिम लीग 73 सीट जीतती है और इंडिपेंडेंट 15 जीतते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग जो अपन ने ऊपर पढ़ा है कि ये जो संविधान सभा होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उससे बॉयकॉट कर लेती है और जितनी भी प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें तो इलेक्शन ही नहीं लड़ती है। ठीक है, तो लेकिन जब कांग्रेस के मेंबर्स जीतते हैं, अलग पार्टी से आते हैं, इंडिपेंडेंट लोग भी जीतते हैं, इसका मतलब सिर्फ कांग्रेस तो उसके अंदर थी नहीं, अलग अलग पार्टीज तो थी ही उस टाइम की, उन्होंने सबने इलेक्शन लड़ा था। तो उसके लड़ने के बाद जो संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है इलेक्शन के बाद, पहली मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946। आप अच्छे से याद रखना, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9th of December 1946 and Dr. Satchidanand Sinha was elected as temporary president. मीन्स पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया जाता है। अस्थायी मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट, किनको, सच्चिदानंद सिन्हा को। ये मतलब उस टाइम के सबसे सीनियर लीडर्स थे, तो उनको पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया जाता है।
लेकिन दूसरी मीटिंग में किसको स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है? आप सबको अच्छे से पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की दूसरी मीटिंग में स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ये दो नाम आप बहुत अच्छे से याद रखना। संविधान सभा की पहली दूसरी मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किनको बनाया जाता है? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, वी.टी. कृष्णमाचारी, इनको क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष। और उसी टाइम दूसरी मीटिंग में, ये आप अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पहले कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि संविधान सभा के अंदर किसको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर घोषित किया जाता है? जो डॉक्टर बी.एन. राव थे, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार निर्वाचित किया जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर बनाया जाता है। किनको बनाया जाता है? बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है दूसरी मीटिंग के अंदर। और उसी मीटिंग के अंदर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, और तीसरी बैठक जब होती है 13 दिसंबर 1946 को, उस टाइम सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला उद्देश्य प्रस्ताव आप सबने सुना होगा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव। उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946, डेट याद रखना, 13th of December 1946 इन द थर्ड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, क्या पेश करते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। कब पेश किया जाता है? 13 दिसंबर 1946 को। कौन पेश करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। नाम क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है और 22 जनवरी 1947 इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता है। पेश कब किया जाता है? 13 दिसंबर 1946 को, और पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखना। उद्देश्य प्रस्ताव को कौन पेश करता है? जवाहरलाल नेहरू। थर्ड मीटिंग के अंदर कब पेश करते हैं? 13 दिसंबर 1946 को, और पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। मतलब इनके अगेंस्ट एक भी वोट नहीं जाता है, सब अनएनिमसली, मतलब अगेंस्ट सिंगल वोट नहीं जाता है, सब इनके फेवर में होते हैं और उद्देश्य प्रस्ताव को चर्चा के बाद पारित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर ये संविधान सभा के द्वारा की गई अन्य कार्य अपन बाद में देखेंगे, अपने संविधान सभा एक बार फिर भी देख लेते हैं कि अपने जो अन्य कार्य अगर देखें तो 22 जुलाई 1947 को अपने राष्ट्रध्वज को मान्यता मिलती है। कब मिलती है? 22 जुलाई 1947 को। 13 मई 1947 को इंडिया को राष्ट्रमंडल की मेंबरशिप मिलती है। राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ जो था ब्रिटिश का। उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी जितनी भी कॉलोनीज थी उनके लिए कॉमनवेल्थ बनाया था कि उनकी नेवी वगैरह के लिए, सपोर्ट वगैरह के लिए कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई थी। तो ये जो उनका राष्ट्रमंडल होता है ब्रिटिश का, उसकी इंडिया 13 मई 1947 को सदस्यता लेता है। और आगे 3 काम और होते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की मान्यता मिलती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस दिन फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं और संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। ये चीज आप फैक्ट है, थोड़े से याद रखना। ठीक है, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। देखो, जब संविधान सभा बन गई थी तो संविधान सभा बनने के बाद एक उनके लिए टारगेट रखे गए संविधान सभा के द्वारा कि वो किस काम को, मतलब जितने भी फंक्शंस होंगे उनको कैसे करेंगे, उनके लिए कौन मेंबर्स होंगे, किसी भी चीज के लिए कैसे प्रोविजंस बनाएंगे। प्रोविजंस इन सेंस किससे रिलेटेड? इलेक्शन हो गए, इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस हो गए। यूनियन के लिए पावर कैसे होनी चाहिए उसके लिए हो गए। स्टेट या फिर प्रोविंस के लिए हो गए। ठीक है, एक यूनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, इनके लिए हो गए। पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करे, इन सब के लिए हो गया। चाहे फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीजें कैसे हो, इन सब के लिए क्या किया गया कि भाई साहब, अपन संविधान सभा पूरी बन गई, सभी मेंबर्स आ गए, कांग्रेस से भी जीत गए, इंडिपेंडेंट भी आ गए, तो उनमें काम किया गया कि सबके लिए काम डिवाइड किया गया, उनके लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया। समितियां, और ये एक टाइप की नहीं थी, डिफरेंट टाइप की समितियां थी। डिफरेंट समितिज, उनके अलग अलग चेयरमैन और अलग अलग मेंबर बनाए थे। ठीक है ना, इनका मेन टारगेट था कि उनको जिस समिति का चेयरमैन या मेंबर बनाया जाता है उससे संबंधित जितने भी आप प्रोविजंस दे सकते हो, जितने भी सुझाव दे सकते हो, वो सारा काम करना।
इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने संविधान के अंदर मेजर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेजर एंड माइनर कमिटीज का निर्माण करती है, कमिटीज फॉर्मेट करती है, ठीक है ना। और ये कमिटीज आगे चल के अलग अलग मेंबर इनके चेयरमैन बनते हैं, वो इनसे रिलेटेड सुझाव देते हैं, इनसे रिलेटेड प्रोविजंस बनाते हैं, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज थी जिनके नाम अपन लोगों को याद रखने हैं। उन इंपॉर्टेंट कमिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट आप सबको पता है कौन सी थी? ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी का ही मेन काम था इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा और कैसा नहीं होगा इनके बारे में बताना। और इन्होंने इसके लिए लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी और उनको रीड किया था और इंडिया के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं उससे संबंधित सुझाव दिए थे। और ये बहुत सारे चरणों में गुजरते हुए, अनेक चरणों में गुजरते हुए इनमें कुछ चेंजेस लाए गए, अमेंडमेंट लाए गए, ये सब करके अपना पूरा संविधान बना था। तो सिर्फ प्रारूप समिति ही नहीं, मतलब ड्राफ्ट कमेटी ही नहीं, ऐसी अपने बहुत सारी समिति थी जिनके नाम अपन को याद रखने चाहिए कि उसका प्रेसिडेंट कौन था कौन नहीं था, क्योंकि ये मैच द कॉलम में सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए कुछ कमेटीज के नाम अपन यहाँ देखेंगे, जैसे संघीय संविधान समिति, मतलब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इनके चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, मतलब जितने भी रूल्स फॉलो होंगे ना उनसे संबंधित जो कमेटी थी उनके लिए किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी के लिए जो समिति बनी थी उसके प्रेसिडेंट किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति जो अपन सबको अच्छे से पता है, ड्राफ्ट कमेटी, उनका चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर एक कमेटी थी जो अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने माइनॉरिटीज के बारे में और जितने भी अपने ट्राइबल्स एरियाज है उनके लिए, और जो भी वल्नरेबल सेक्शन एरियाज है जो बाहर रह चुके क्षेत्र, अपवर्जित क्षेत्र, उनसे संबंधित सलाहकार समिति बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसी समिति के अंदर 4 उप समिति बनाई गई थी, जिसमें फंडामेंटल राइट संबंधी जो सब कमेटी थी उसके चेयरमैन थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी उस टाइम अपने उपाध्यक्ष भी थे, सेकंड मीटिंग के अंदर इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था एच.सी. मुखर्जी को। और जो पूर्वोत्तर, मतलब अपना नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहां के ट्राइबल्स और असम के कुछ क्षेत्र जो बहुत पीछे रह चुके हैं, उनके लिए जो उप समिति बनी थी उसका प्रेसिडेंट किसको बनाया था? गोपीनाथ बारदोलोई। और जो आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र जो असम के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में आते थे उसके लिए कौन बने थे? ए.वी. ठक्कर। ये सब कौन थे? उनके प्रेसिडेंट थे। उसके अलावा जैसे ऊपर अपन ने ये है कि संघीय शक्तियों संबंधी समिति, उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और समिति थी अपन ने जो ऊपर पढ़ी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो प्रांतीय संविधान समिति थी, ये याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जो प्रांतीय संविधान समिति थी उनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंस कमेटी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उनके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू प्रांत अपने संघीय शक्ति जो यूनियन पावर रिलेटेड कमेटी थी उसके भी चेयरमैन थे। इन सबके अतिरिक्त जो अपने एक और कमेटी थी जिनके, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी चेयरमैन थे, वो स्टेट रिलेटेड कमेटी थी उनके लिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखना, इनको भूलना मत। और बाकी प्रेसिडेंट भी याद रखना। 2-3 और है, जैसे ऑर्डर ऑफ बिजनेस, पार्लियामेंट में जो लोकसभा या राज्यसभा बनेगी वो कैसे काम करेगी, उससे संबंधित जो समिति थी उसके के.एम. मुंशी, जो कांग्रेस से नहीं आते थे, ध्यान रखना, गैर कांग्रेसी सदस्य प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, के.एम. मुंशी। उसके अलावा हाउस समिति थी, सदन कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना, इसके लिए पट्टाभी सीतारामैया। जो अपनी फ्लैग कमेटी थी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी, वो उसके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के जितने भी फंक्शन होंगे, कैसे फंक्शन करेगी कैसे नहीं करेगी, उसके लिए जी.वी. मावलंकर। और स्टेट संबंधित अपन ने ऊपर पढ़ ही लिया था, जवाहरलाल नेहरू। और फाइनेंस और स्टाफ रिलेटेड जो कमेटी थी अपने, उसके राजेंद्र प्रसाद। और क्रेडेंशियल संबंधी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये कमेटीज के नाम याद रखना, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे ये भी याद रखना, क्योंकि इनके क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।
अपन इतनी देखिए, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन थी? प्रारूप समिति, अपन ने अभी बोला था। तो देखो, अपन बाकी के किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्रारूप समिति के बारे में अच्छे से अपन देखेंगे। प्रारूप समिति का मेन फंक्शन क्या था, अपन एक चीज देखें प्रारूप समिति के मेन फंक्शन के बारे में। तो इनका मेन फंक्शन था अपने संविधान के बारे में, संविधान का खाका बनाना, मतलब संविधान को बना, संविधान का खाका तैयार करना। ये सब करने के लिए अपनी प्रारूप समिति ने लगभग 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी। उसके अंदर कुछ प्रोविजंस जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे, जो इंडिया की ज्योग्राफी को भी परेशानी, ज्योग्राफी को लेकर के भी दिक्कतें ना करे, इंडिया का जो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड है उनके लिए भी सही हो, और इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है और अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई दिक्कत ना हो, सब लॉन्ग टाइम तक साथ रह सके परमानेंट। इन सब चीजों को जहां से भी इंडिया के लिए अच्छी चीज हो सकती थी, उनको स्टडी किया और उनको अपने संविधान में जगह दी। तो ये प्रारूप समिति थी। तो इसने कितने टाइम तक काम किया था? दो, अपन सबको पता है अच्छे से कि इट टू 2 years 11 month एंड 18 days, मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए थे अपने पूरे संविधान को बनाने में। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति, जब इसके बारे में थोड़ा बेसिक देख ले, ये तो इनका फंक्शन हो गया। तो ये जब बनी थी तो कब बनाया गया था इसको? ये बनी थी अपने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अंदर टोटल 7 सदस्य थे। अपन 7 सदस्य को ट्रिक से याद करेंगे, बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है ना। और इन्होंने लगभग 60 देशों का संविधानों का अध्ययन किया था और 3 पठन में इसको पारित किया था, ठीक है ना। 29 अगस्त 1947 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस प्रारूप समिति के द्वारा जो अपने संविधान का खाका तैयार किया गया था उसको पारित किया था। जब ये पारित किया जा रहा था तो उस टाइम संविधान सभा के 299 मेंबर थे, उसमें से 284 मतलब 299 में से 284 सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, कब किए थे? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। जब ये तैयार हुआ था तो इसके अंदर कौन सी चीजें थी? एक तो प्रियम्बल अपने संविधान में सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। सबसे अंतिम में जो जोड़ा गया था वो कौन सा था? प्रियम्बल था। लेकिन अपने संविधान जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है? प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके का आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं कि इसके ऊपर पूरा प्रियम्बल टिका हुआ है। ठीक है, प्रियम्बल में जो भी देखना वो सारी चीजें अपन को प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी देखना वो सारी चीजें प्रियम्बल में देखेगी, चाहे जस्टिस हो, चाहे लिबर्टी हो, चाहे रिलीजन हो, सब चीजें, ठीक है ना, चाहे कोई भी राइट्स हो। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा सबसे बाद में गया था, लेकिन सबसे पहले दिखता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर एक तो प्रस्तावना थी, प्रियम्बल, 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल्स थे। उस टाइम स्टार्टिंग में 395 थे, लेकिन एट प्रेजेंट ये 485 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक है ना, अपने संविधान के स्टार्टिंग में प्रियम्बल जोड़ा गया था, 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो जब ये 26 नवंबर को 1949 को अपना संविधान पारित कर दिया गया था तो उसके अंदर सभी संविधान के रूल्स को लागू नहीं किया गया था। सभी आर्टिकल्स और प्रोविजंस को लागू ना करके सिर्फ 15 प्रोविजंस, 15 आर्टिकल उसी टाइम 26 नवंबर को ही लागू कर दिए थे। 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे। उसमें से कौन से थे? जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड हो गए, इलेक्शन से रिलेटेड हो गए, प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड हो गए, मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड हो गए प्रोविजंस वगैरह, और टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस जितने भी थे टाइटल्स वगैरह के, वो सारे थे। इसके अंदर टोटल कितने अनुच्छेदों को आप याद रखना? 15 अनुच्छेद को 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिया गया था। 15 आर्टिकल, आर्टिकल 50, टोटल 15 आर्टिकल, नॉट आर्टिकल 15, टोटल 15 आर्टिकल। ठीक है, उसमें से कौन से आर्टिकल थे? जैसे 5, 6, 7, 8, 9 जो अपने सिटीजनशिप से रिलेटेड है, 60 जो अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड है, 324 जो अपना इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन, उससे रिलेटेड आर्टिकल आ गए, 366, 367 जो स्पेशल प्रोविजंस में आते हैं, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393। ये टोटल 15 आर्टिकल ऐसे थे जिनको अपने 26 नवंबर 1959 को ही लागू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जितने भी बाकी शेष संविधान बचा था इन 15 आर्टिकल के अलावा,
उन सबको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसका मेन रीजन था कि अपन 2 महीने वेट किया। 2 महीने वेट करने का रीजन था कि क्योंकि 26 जनवरी अपने हिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रखती है, इंपॉर्टेंट इसका योगदान है। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का जो 1929 का दिसंबर का लाहौर का सेशन हुआ था, अधिवेशन, उसके अंदर पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग रखी गई थी। उसी दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए जो अपना 26 जनवरी 1930 था, जब पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी कांग्रेस के लाहौर सेशन के अंदर, उसी दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए इस संविधान पूरे पूरे संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, ये अपने संविधान से संबंधित है। तो अब ड्राफ्ट कमेटी देखें तो ड्राफ्ट कमेटी के कुछ मेंबर्स का याद रखो। एक चीज अभी बोली थी कि एक चीज याद रखना कि ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स याद करना बहुत ईजी है। सबको पता है ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। लेकिन उसके अलावा जो 6 मेंबर थे उसमें से 4 मेंबर वो है जिनके नाम कृष्ण जी से शुरू होते हैं। कृष्ण जी के आप सिनोनिम्स या पर्यायवाची बोल सकते हो। भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो आप इन सब नाम याद रखो। भीमराव अंबेडकर के अलावा गोपाल स्वामी में गोपाल कृष्ण को बोला जाता है, तो गोपाल स्वामी अयंगर। कृष्ण स्वामी अय्यर में कृष्णा जी को बोला जाता है। एन माधवराव में माधव कृष्ण को बोला जाता है। अर्जुन कृष्ण को माधव ही बोलता था। ठीक है। टीटी कृष्णमाचारी में भी कृष्णा है, तो 4 नाम किससे संबंधित हो गए? कृष्णा के पर्यायवाची या सिनोनिम्स अपन बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये 4 नाम वो हो गए जो कृष्ण जी से संबंधित है। कौन हो गए? गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव एंड टीटी कृष्णमाचारी। भीमराव अंबेडकर के अलावा 4 मेंबर तो कृष्ण जी से संबंधित हो गए, और 2 मेंबर आपको याद रखने, डॉक्टर के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और के एम मुंशी के बारे में एक चीज याद रखना, ये गैर कांग्रेसी थे। कौन थे? गैर कांग्रेसी। ठीक है ना, तो 7 नाम याद हो जाएंगे ना आपको। भीमराव अंबेडकर, 4 नाम कृष्ण जी से संबंधित, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव एंड टीटी कृष्णमाचारी पूरे कृष्ण से संबंधित, और के एम मुंशी जो गैर कांग्रेसी थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे। उसके अलावा अपन संविधान सभा में, ये तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हो गया। अपन आरएस का एग्जाम देंगे, राजस्थान से संबंधित है, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि संविधान सभा के अंदर राजस्थान के कितने सदस्य थे। इन सब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है संविधान के सदस्यों को लेकर के कि राजस्थान से कौन कौन थे। कोई इसको 12 बोलता है, कोई 13 बोलता है, लेकिन इन रियल सेंस संविधान सभा के अंदर राजस्थान से जो सदस्य थे वो टोटल कितने थे? 15 सदस्य थे। राजस्थान के 15 सदस्यों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। उसमें से जयपुर से जो थे 2 सदस्य थे, वीटी कृष्णमाचारी और हीरालाल शास्त्री। सॉरी, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। वीटी कृष्णमाचारी और हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे। अलवर से थे अपने रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे। खेतड़ी से थे अपने सरदार सिंह थे। और उदयपुर से विजय राघवाचारी, बलवंत सिंह मेहता और माणिकीलाल वर्मा, ये उदयपुर से थे। इनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि उदयपुर से जो मेंबर्स थे वो सबसे ज्यादा मेंबर्स थे इसके अंदर। ठीक है ना। उदयपुर के अलावा अगर अपन और बात करें तो भरतपुर से कौन थे? राय बहादुर। जोधपुर से जयनारायण व्यास और CS वेंकटाचारी। अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव। बीकानेर से KM पनिकर, जसवंत सिंह। कोटा से दलेल सिंह और शाहपुरा भीलवाड़ा से गोकुल लाल असावा, ये इसके मेंबर्स थे। तो देखो, राजस्थान से जो संविधान सभा के अंदर टोटल सदस्य थे वो कितने थे? 15 सदस्य थे। इन 15 सदस्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। ये नाम अगर याद रहेंगे तो आपके लिए सबसे इजी रहेगा कि एग्जाम के अंदर कुछ आ जाए तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है ना, ये नाम आप भूलोगे नहीं। नाम एक बार देखो, जयपुर से वीटी कृष्णमाचारी और हीरालाल शास्त्री, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय, खेतड़ी से सरदार सिंह, उदयपुर से सबसे ज्यादा 3 सदस्य थे, याद रखना इसको आप। 3 सदस्य कौन थे? विजय राघवाचारी, बलवंत सिंह मेहता और माणिकीलाल वर्मा। भरतपुर से राय बहादुर, जोधपुर से जयनारायण व्यास और CS वेंकटाचारी, जो बाद में चल के राजस्थान के CM भी बने थे। अजमेर मेरवाड़ा, जो उस टाइम की चीफ प्रोविंस भी थी, वहां से कौन थे? मुकुट बिहारी भार्गव। बीकानेर से अपने KM पनिकर और जसवंत सिंह।
कोटा से दलेल सिंह और शाहपुरा भीलवाड़ा से गोकुललाल आसवा। ये नाम आप भूलना मत, अच्छे से याद रखना। तो ये अपने टॉपिक जो था वो पूरा हो गया है। यहाँ पे संविधान सभा का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अपन ने पढ़ लिया कब इसकी मांग रखी गई थी संविधान सभा की। कांग्रेस जो उसने टाइम ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने कब इसको डिमांड एक्सेप्ट की थी, ठीक है ना। कौन कौन से मिशन आए इंडिया के अंदर, ठीक है ना। उस मिशन के बाद कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, इलेक्शन कैसे हुआ, ये सारी चीजें, अलग अलग कमिटीज कैसे बनी, उन कमिटीज का काम क्या क्या था, उनके चेयरमैन कौन कौन बने थे। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्ट कमेटी का याद रखना है, कब बनी थी, कब नहीं बनी थी, कितना टाइम लिया उसने, उसके मेंबर्स कौन कौन थे, ये सारी चीजें अपन को याद रखनी है, ठीक है। अब एक बार अपन ने ऊपर जो पढ़ा है उसको ना 5-6 क्वेश्चन से देख लेते हैं जो अलग अलग स्टेट पीसीएस के अंदर और यूपीएससी के अंदर पूछे गए हैं और इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर कौन थे। तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, भीमराव अंबेडकर थे। वो कौन थे, बहुत बड़े लॉयर थे लेकिन इस प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्लैग कमेटीज वगैरह और दूसरी मीटिंग के अंदर पहले स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था उनको, ठीक है। उसी टाइम देखा था कि दूसरी मीटिंग के अंदर ही BN राव को संविधान सभा का अध्यक्ष संविधान सभा के अंदर संवैधानिक सलाहकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर घोषित किया जाता है। ये देखो आप किसमें पूछा गया, यूपी के अंदर पूछा गया एग्जाम के अंदर, झारखंड पीसीएस के अंदर पूछा गया है, उत्तराखंड यूडीए के अंदर पूछा गया है, लेटेस्ट अपने यूपी पीसीएस के अंदर वापस फिर से ये चीज पूछी गई है। तो लीगल एडवाइजर थे कौन थे, BN राव। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के थे। राजेंद्र प्रसाद अपने जो थे वो पहले स्थायी अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। ये चीज अच्छे से याद रखना, अपन ने ऊपर नोट्स में भी लिख ली। ये जितने भी नोट्स है आपको अपने टेलीग्राम चैनल डिटेक्ट यूपीएससी वहां पे अवेलेबल हो जाएगा इसका PDF, और क्लास अपने सारे सब्जेक्ट की आती रहेगी अपने यूट्यूब चैनल डिटेक्ट यूपीएससी के अंदर, आप वहां से इसको क्लासेस से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची X का सूची Y में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चूज कीजिए। तो अपन ने कुछ चीज देखी थी कि कौन सी इसमें क्या संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एकमात्र कमेटी, इसमें अपन एक देख लिया था गैर कांग्रेसी, तो कि इसमें ये एकमात्र कांग्रेसी सदस्य है KM मुंशी, ठीक है ना। ये यहाँ पे कुछ हो गया था अपने, गैर कांग्रेसी ना होकर के कांग्रेसी सदस्य है, ठीक है। संविधान सभा के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, ठीक है। ये चीज तो अपन ने एक चीज देखते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो संविधान सभा के अपन को अच्छे से पता है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे, LC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। एक पहले उपाध्यक्ष A में आ जाएगा 4, तो A में आ गया 4, यहाँ पर और किसी में नहीं तो ऑप्शन यही हो जाएगा। बाकी आप इनको मैच द कॉलम में कर लीजिए। जो किस में पूछा RAS के एग्जाम 2013 में ये चीज पूछी गई है। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप इधर ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अपन ने अच्छे से ऊपर पढ़ा है कि थर्ड मीटिंग के अंदर जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पेश करते हैं, 13 दिसंबर को, और पारित कब होता है, 22 जनवरी को, ठीक है ना। ये पढ़ते हैं। तो कौन थे उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसमें पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने बीपीएससी जो बिहार का एग्जाम होता है पीसीएस का, उसके प्री में पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कब हुई थी अपन को अच्छे से पता है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 15 अगस्त को तो अपना देश आजाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान सभा ने संविधान को पारित किया था, ठीक है ना। ये चीज तो इसका कौन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, जो किसमें पूछा है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, मांग रखी गई थी, अपन को अच्छे से पता है, ऊपर पढ़ा था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी कि अपनी जो संविधान सभा बने
1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जो संविधान सभा बने वो किसके आधार पर हो, वयस्क मताधिकार मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजीज बेस्ड हो। लेकिन ये चीज मांग ठुकरा दी गई थी और अपना जो संविधान सभा बनी थी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि अपना यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा स्टेटमेंट है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अपन ने ऊपर अच्छे से पढ़ा है कि उसमें प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश भारत के स्टेट थे। ब्रिटिश भारत के जो भी थे प्रांत वगैरह, तो उनके लिए अलग अलग था। प्रिंसली स्टेट के लिए जो था वो नॉमिनेटेड बेस्ड था, ठीक है। तो इसका मतलब थी प्रत्यक्ष तो चुनाव वही नहीं उनका निर्वाचन। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अगर आप इसको एलिमिनेशन तकनीक फॉलो करें, एलिमिनेशन टेक्निक, तो आप देख सकते हैं दूसरे स्टेटमेंट से इसमें बी नहीं है, इसमें बी है, सी में तो बी हटाओ, यहाँ पर भी बी है, ये भी हटाओ, यहाँ पर भी बी है। तो ये RAS के अंदर 2018 में पूछा गया था। तो स्टेटमेंट बी से वैसे आपके हट जाएंगे, पहला ऑप्शन ये आएगा, लेकिन अपन सभी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सी स्टेटमेंट है यहाँ बहुदलीय संरचना नहीं थी। ऊपर अपन ने बताया था कि इसके अंदर अलग अलग दल सम्मिलित हुए थे संविधान सभा के अंदर, तो ये बहुदलीय तो थी। तो सी स्टेटमेंट हट गया। डी है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। अभी अपन ने पढ़ा था कि संविधान सभा के अंदर अलग अलग समितियों का गठन किया गया था। उसके आधार पर उनके फंक्शंस अलग से डिफ्रेंशिएट किए गए और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग क्या काम किया था। तो ये अलग अलग समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट आ गया, ए एंड डी। स्टेटमेंट 1 कब पूछा गया, अभी RAS 2018 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, जो किसमें पूछा गया, UPSC IAS के अंदर 1993 के अंदर। एक संविधान सभा के